नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो 11 मार्च को एक डिसीजन आता है जो कि ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। आप सभी को पहले से पता है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में एक क्रीमी लेयर का प्रावधान है, जिसमें 8 लाख से अगर अधिक इनकम होती है आपकी, तो आप क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं और देन उस कंडीशन में आपको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट्स ट्रीट किया जाता है। तो क्या इस पर डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का और क्या इसमें बदलाव आने वाले हैं? क्रीमी लेयर को लेकर के बहुत बड़ा डिसीजन है और इससे अधिक से अधिक लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल सकेगा। तो पूरी जानकारी को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देखिएगा, ये द हिंदू में भी आर्टिकल छपा था। पेरेंटल इनकम एलोन कैन नॉट डिसाइड ओबीसी क्रिमिनल स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन में बोला कि जो माता पिता की इनकम है, केवल इनकम के आधार पर ये डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट क्रिमिलेयर का होगा और कौन सा कैंडिडेट नॉन क्रिमिलेयर का होगा, जिसके आधार पर आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलती है। रूल्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सीनियर पीएसयूज ऑफिशियल सेलेक्टेड एज ओबीसी कैंडिडेट्स इन सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रिमिलेयर एक्सक्लूजन फ्रेमवर्क सेज इनकम फ्रॉम सैलरीज फ्रॉम लैंड कैन नॉट बी इंक्लूडेड फॉर वेल्थ टेस्ट। तो जो क्रीमी लेयर के लिए वेल्थ का टेस्ट किया जाता है कि आखिर लिमिट किस पे आधारित होती है कि 8 लाख का इनकम, जिसमें आपका ना तो इनकम फ्रॉम सैलरीज, तो वेतन से जो आय प्राप्त होती है उसको काउंट नहीं किया जाता है। फार्म लैंड कैन नॉट बी इंक्लूडेड, तो जो खेती से आपकी इनकम होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इस अपडेट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। मैंने पूरे जजमेंट को पढ़ा है और उसके आधार पे आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये चलिए हम लोग एक एक करके बातों को समझते हैं। और देखिए, इस मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को जो ओबीसी का रिजर्वेशन है इसके इतिहास को समझना होगा, तभी ये मुद्दा आसानी से आपको समझ में आएगा और आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की शुरुआत पर कि आखिर शुरुआत कब हुई। तो जब भी ओबीसी आरक्षण की बात आती है तो बात आती है किसकी चर्चा होती है? मंडल आयोग की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देखिए मंडल कमीशन की। तो 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए इस आयोग का गठन किया था कि जो लोग पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी पहचान की जाए और उनको आरक्षण दिया जाए। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो बीपी मंडल जी बनाए गए थे। और इस आयोग ने, जो बीपी मंडल आयोग था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण दिया जाए। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट तो दे दिया, लेकिन कई सालों तक ये रिपोर्ट लागू ही नहीं किया किसी सरकार ने। फिर 1990 की बात आती है और उस समय मंडल आयोग को लागू किया जाता है। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओबीसी के लिए कौन सा कमीशन बनी थी? तो 1979 में बनी थी मंडल कमीशन। किसके कार्यकाल में लागू हुआ? तो जो प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे उनके कार्यकाल में लागू हुआ। अब यहाँ से समझिएगा, तो 1990 में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इसके बाद देश भर में बड़े आंदोलन हुए और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो जब मामला, देखिए क्या हुआ कि 1990 में जब ये रिजर्वेशन लागू हुआ तो जो सामान्य वर्ग थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे अभी आप यूजीसी पे देखेंगे कि समाज दो वर्गों में बट गया था, एक इसके सपोर्ट में थे यूजीसी के और इसके एक विरोध में थे। सेम उस समय जब 1990 में मंडल आयोग को लागू किया गया सिफारिश को, तो जो सामान्य वर्ग के लोग थे इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो ऐतिहासिक फैसला आपका इंदिरा साहनी केस में 1992 में आता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऐतिहासिक फैसला दिया। तो इस सभी केस को समझते भी चलिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके रिजर्वेशन तो जुड़ा है ही। कोर्ट ने उस समय क्या कहा कि ओबीसी जो आरक्षण है वो संवैधानिक रूप से सही है, लेकिन इसका लाभ केवल वास्तविक रूप से पिछड़े लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, बोला गया कि रिजर्वेशन सही तो है, लेकिन केवल उनको मिलना चाहिए जो वास्तविक रूप से रियल में पिछड़े लोग हैं। और यहीं से एक महत्वपूर्ण अवधारणा आई कि क्रीमी लेयर, क्योंकि जब वास्तविक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना है तो उसका कोई एक पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना की बात आई तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आता है यहीं से। अब जब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आता है तो हम लोग को समझना होगा कि आखिर क्रीमी लेयर है क्या यहाँ पे।
तो देखिए क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि ओबीसी वर्ग के आर्थिक और सामाजिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, एज अ वाल्व इनको बोल सकते हैं कि सेफ्टी वाल्व इसको बोल सकते हैं कि जिससे कि दोनों को अलग किया जा सके। जो एक तो रियल रूप से पिछड़े हैं, जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, उनको एक कैटेगरी में रखा जाए, और जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है उनको दूसरी कैटेगरी में रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पिछड़े लोगों को मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद 1993 में क्रीमी लेयर के नियम बनाए गए। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही एक कंसेप्ट बनाया गया कि क्रीमी लेयर का क्या होगा। तो देखिए क्रीमी लेयर की आय की सीमा निर्धारित की गई, जिसमें सबसे पहले 1993 में रखा गया कि जिनकी भी आय 1 लाख से अधिक होगी वो इसका लाभ नहीं लेंगे, यानी वो क्रीमी लेयर में फॉल कर जाएंगे। हालांकि समय के साथ इसको बढ़ाते गया सरकार ने। देखिए 2004 में 2.5 लाख किया गया, 2008 में 4,50,000, 2013 में 6 लाख किया गया, और 2017 में 8 लाख की सीमा तय की गई। अब यानी जिनकी पिता की वार्षिक या माता की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, तो उनके बच्चे ओबीसी क्रीमी लेयर में माने जाते हैं और उनको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, वो एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन अब जो ये इनकम तय किया जाता है 8 लाख, ये इसका पैमाना क्या है? तो इसमें कई कंडीशन निर्धारित किए गए। सबसे पहले क्रीमी लेयर के लिए तय करने में सरकारी नौकरी का पद भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये तय किया गया कि यदि माता पिता में से कोई एक भी अगर ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्विस अधिकारी है, तो उनके बच्चे सीधे क्रीमी लेयर में फॉल किए जाएंगे। इस कंडीशन में उनकी इनकम चेक नहीं की जाएगी अगर ग्रुप ए के अधिकारी हैं, और उनको ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा उनके बच्चों को। या इसके अलावा अगर ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्विस में भी अधिकारी हैं, तो भी उनके बच्चे को क्रीमी लेयर में ही काउंट किया जाएगा और उनको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। एक तो पैमाना ये हो गया क्रीमी लेयर में काउंट करने का। दूसरा पैमाना ये हो गया कि जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो उनको इनकम के आधार पर फिल्टर किया जाएगा कि उनको रिजर्वेशन मिले कि नहीं मिले, और वो 8 लाख की सीमा के अंदर जो आएंगे उनको लाभ मिलेगा। तो अब कौन कौन सी आय क्रीमी लेयर में नहीं काउंट की जाती है उसको समझिएगा। तो देखिए क्रीमी लेयर तय करते समय कुछ आय को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर से होने वाली आय आपकी, ये काउंट नहीं किया जाएगा। पिता की सरकारी नौकरी से जो प्राप्त वेतन है आपके, उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब सपोज कीजिए चूंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी को पहले ही हटा दिया गया है कि ये क्रीमी लेयर में आएंगे, यानी इनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब वेतन यहाँ पे शामिल नहीं करने से एक फ़ायदा ये है कि अगर मान के लिए ग्रुप सी में ही कोई है, लेकिन 8 लाख से अगर उनकी अधिक आय है सालाना, फिर भी चूंकि ये 8 लाख इसमें काउंट नहीं होगा, तो ये एनसीएल में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में, और इनको ओबीसी का रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। जो खेती की ज़मीन है उससे भी आय होगा, वो भी शामिल नहीं होगा, यानी कि पेमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा, कृषि को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अगर किसी परिवार की आय मुख्य रूप से खेती से है, तो उसे क्रीमी लेयर की आय में नहीं जोड़ा जाता है। तो पहली चीज़ आपने समझ गया कि ओबीसी आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई, इसका विरोध भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया गया। आपने मंडल कमीशन समझ लिया, इंदिरा साहनी केस को समझ लीजिए, अब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी समझ लिया। अब 2026 की जो फैसला आई इस पर हम लोग बात करते हैं। तो 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और यह मामला जुड़ा था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कि सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत जो छात्र आवेदन किए थे, लेकिन सरकार ने कहा कि उनके माता पिता पीएसयूज या अन्य संस्थानों में काम करते हैं और उनकी आय ज़्यादा है, इसलिए उन्हें क्रीमी लेयर माना जाए। यानी कि जो पीएसयू में काम करते थे उनको सैलरी ज़्यादा थी, और सुधार में चूंकि सरकारी वेतन को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन बाकी इनकम को शामिल किया जाता है, तो ये पीएसयू में शामिल थे, इसलिए इनकी इनकम ज़्यादा थी और इनको क्रीमी लेयर मान लिया गया और इनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। अब ये बच्चे पहुँच गए सीएटी और हाई कोर्ट में। सबसे पहले यह मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में गया, और जो दोनों उम्मीदवार थे उनके पक्ष में फैसला दिया गया यहाँ पे। लेकिन जब मोदी सरकार ने ये फैसला देखा कि उनके पक्ष में नहीं है, खिलाफ में है, स्टूडेंट पक्ष में चला गया, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिए सरकार। ठीक है, अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि पीएसयू और सरकारी कर्मचारियों के पद समान हैं, तो उनके बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अब इसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि जो पीएसयूज में हैं, हो सकता है कि उनको ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी के बराबर सैलरी हो, लेकिन वो सम्मान इनको नहीं मिलता हो। जैसे कि ग्रुप सी के कर्मचारी है, कोई मान चलिए ग्रुप सी कर्मचारी है, उनका इनकम 10 लाख है, लेकिन इनके कंडीशन में क्या है कि इनका वेतन को काउंट नहीं किया जाएगा, तो ये ओबीसी का लाभ इनके बच्चे लेंगे। वहीं पीएसयूज के भी अगर मान चलिए कि 9 लाख की इनकम है, इनसे 1 लाख कम ही है, लेकिन इनका वेतन काउंट हो गया, तो फिर इस कंडीशन में इनके बच्चे को लाभ नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे समानता नहीं हुआ, एक ही
इनकम के पैमाने पे दोनों को अलग अलग लाभ दिया जा रहा है। एक को रिजर्वेशन मिल रहा है इसी इनकम पे और एक को उसी इनकम पे लाभ नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केवल सैलरी के आधार पर किसी को क्रीमी लेयर घोषित करना सही नहीं है। 2004 की सरकारी स्पष्टीकरण 1993 के मूल नियमों से ऊपर नहीं हो सकता है। यानी जो 1993 में दिया गया था कि केवल पिछड़े रूप से व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए, यानी कि क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो पिछड़े के आधार पे है, ना कि केवल इनकम के आधार पे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर तय करते समय केवल इनकम को ही आधार नहीं बनाया जा सकता, बल्कि सामाजिक स्थिति और सेवा की प्रकृति, यानी कि सेवा की प्रकृति क्या वो सरकारी सेवा में है या पीएसयूज में है, तो पीएसयूज में है तो क्या उनको उतना सरकारी जैसा मान सम्मान मिलता है, ये सामाजिक रूप से उनको उतना एक्सेप्टेंस है, ये सारा चीज़ों को ध्यान देना होगा। सेवा की नेचर यानी कि सर्विस की नेचर क्या है, अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय किया जाता है तो इससे इंदिरा साहनी फैसले की मूल भावना प्रभावित होगी। यह सिद्धांत पहले ही दिए गए ऐतिहासिक फैसले इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की भावना के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को अवसर देना है। तो भले ही वो पीएसयूज में सैलरी अधिक पा रहे हों, लेकिन जब तक वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो केवल इनकम के आधार पर उनको रिजर्वेशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये रिमार्केबल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, और इसका अच्छा खासा फ़ायदा पीएसयूज के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बच्चों को मिल सकता है। और अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है तो इसमें सरकार को झटका लगा है। केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया है और सरकार को साफ निर्देश दिया गया है कि जो प्रभावित उम्मीदवार हैं उनके मामले को फिर से समीक्षा किया जाए और 6 महीने के अंदर निर्णय को इस लागू किया जाए। तो फाइनल निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करें तो इस फैसले से यह साफ हो गया है कि क्रीमी लेयर के नियमों की व्याख्या और स्पष्ट करनी होगी, यानी सरकार को इसका डेफिनेशन और बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करनी होगी और पीएसयू और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए समानता सुनिश्चित करनी होगी। यानी कि जहाँ पे ग्रुप सी के कर्मचारी जो 10 लाख सैलरी ले रहे हैं फिर भी उनके बच्चों को मिल रहा है, तो इनके बच्चों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये पीएसयू में भले सैलरी उठा रहे हैं लेकिन केवल इनकम के आधार पर नहीं बल्कि इनकी सामाजिक स्थिति देखते हुए इनके बच्चों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कि मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।